हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे और एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई साइंस फिक्शन ड्रामा मूवी प्रोजेक्ट हेल मेरी के बारे में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में इस मूवी के रिलेटेड कोई भी मेजर स्पॉइलर नहीं दूंगा जो कि आपकी मूवी देखने का मज़ा खराब करे। और साथ ही में वीडियो के एंड में मैं अपने 4DX के एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि क्या ये मूवी 4DX में देखनी चाहिए या फिर नॉर्मल में देखनी चाहिए। लेकिन वो एंड में फिलहाल बात करते हैं मूवी के बारे में। तो मूवी के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं एक चीज़ मूवी के बारे में ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि भले ही ट्रेलर से लेके या फिर प्रमोशनल मटेरियल्स को देख के ये मूवी आपको प्योर साइंस फिक्शन मूवी लग रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइंस फिक्शन जो है वो बस मूवी का बेस है। मूवी का एक्चुअल कोर जो है वो एक इमोशनल ड्रामा है और इसे बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट भी किया गया है, इतना कि इस मूवी के इमोशनल सीन से आप जरूर कनेक्ट कर पाओगे। उसके बारे में हम आगे जानेंगे ही। फिलहाल बिना किसी स्पॉइलर के अगर मैं मूवी के स्टोरी के बारे में बात करूं तो मूवी हमें दो टाइमलाइन में देखने को मिलती है, एक जो एक्चुअल टाइमलाइन चल रहा है और दूसरा जो हमें फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है। और एंड में जाके मूवी फुल सर्कल होती है, यानी कि पूरी स्टोरी हमें पता चलती है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि ग्रेस नाम का एक कैरेक्टर जो है, जिसे ऑफ कोर्स रायन गॉसलिंग प्ले कर रहे हैं, वो एक स्पेसशिप में उठता है और चूंकि वो हाइबरनेशन से उठा है तो उसकी रिसेंट मेमोरी जो है वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। उसे कुछ पता नहीं है कि वो स्पेसशिप में क्या कर रहा है, वो यहाँ पे क्यों आया है, वो खुद कौन है ये भी उसे पता नहीं। उसी के साथ उस शिप में दो एस्ट्रोनॉट की लाशें भी पड़ी होती है। अब वो कौन है, उनका इसके साथ क्या कनेक्शन है, इसकी फिलहाल ग्रेस को कोई आइडिया नहीं है। लेकिन फिर जब ये हाइबरनेशन के इफेक्ट्स थोड़े थोड़े कम होना शुरू होती है तो उसकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आती है और एक एक चीज उसे याद आने लगती है। तब हमें जाके पता चलता है कि ग्रेस जो है वो एक्चुअली में एक साइंस टीचर है और ग्रेस जिस मिशन पे है वो मिशन पूरी ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए का लास्ट ऑप्शन है। यानी कि ग्रेस के हाथ में अब पूरी अर्थ की नींव है। अगर वो मिशन पास हुआ अर्थ बचेगी, अदरवाइज अर्थ का कुछ सही नहीं है। दरअसल मूवी में एक्सप्लेन किया गया है कि एक मिस्टीरियस सब्सटेंस है जो सन को डिम कर रहा है, यानी कि सन की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम कर रहा है और जिसका सीधा इफेक्ट अर्थ पे होने वाला है। अब इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए ग्रेस और उसके दो एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेसशिप में एक मिशन के तहत गए थे जिसका नाम था प्रोजेक्ट हेल मेरी। लेकिन अब वो दोनों एस्ट्रोनॉट्स की तो मौत हो चुकी है, तो ग्रेस को अकेले ही इस मिशन को अंजाम देना होगा। तो ये था मूवी का एक ओवरऑल प्रीमाइस। मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे फ्लैशबैक के थ्रू ग्रेस की यादें दिखाई गई है, जहाँ पे हमें टुकड़ों में पता चलता है कि ये सब कैसे हो रहा है, मतलब वो जो स्पेसशिप तक उसका सफर कैसा था, वो सारी चीजें हमें थोड़े थोड़े इंटरवल में देखने को मिलती है और एंड में जाके फिर वो स्टोरी कंप्लीट होती है। मुझे पर्सनली मूवी का ओवरऑल टोन बहुत पसंद आया। कहने को तो ये मूवी साइंस फिक्शन है, लेकिन मूवी का जो कोर है वो एक्चुअली एक इमोशनल ड्रामा ही है विद ऑफ कोर्स कॉमेडी एलिमेंट्स। मूवी अपने स्क्रीन प्ले में कभी कभी हेवी साइंस लेक्चर बन जाती है, कभी कभी अपने फन एलिमेंट्स के साथ कॉमेडी बन जाती है और कभी कभी हेवी इमोशनल ड्रामा भी बन जाती है, लेकिन कोई भी चीज ओवर नहीं होती। इन सब का बैलेंस बड़े अच्छे से मेंटेन किया गया है। अब मूवी के स्टार्टिंग में ये पूरे फिनोमेना की जो साइंटिफिक चीजें है वो एक्सप्लेन की गई है। वो स्टार्टिंग में तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, लेकिन इसे इतने सिंपल और केयरफुल तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि वो उसे हर कोई समझ सकता है। और मूवी के बारे में एक बात जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगी वो ये कि मूवी का मेन कोर जो है वो साइंस फिक्शन या फिर स्पेस एडवेंचर है ही नहीं, ये तो बस एक फाउंडेशन है। मूवी का एक्चुअल कोर जो है वो एक इमोशन है। मूवी की पूरी कहानी चलती है एक ह्यूमन और एलियन के इमोशनल अटैचमेंट पे, उनके इमोशनल बॉन्ड पे, और यही मूवी का हार्ट है। जो आपने अभी मूवी का थोड़ा सा प्रीमाइस सुना तो वो आपको ऐसा तो नहीं होगा कि ये कंप्लीटली नया कोई कंसेप्ट है। जरूर आपने बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवीज देखी होगी जो इससे सिमिलर ही कंसेप्ट रखती है। काफी सारी फैमिलियर कंसेप्ट आपको दूसरी मूवीज में मिल जाएगी, लेकिन जो चीज इस मूवी को स्पेशल बनाती है वो इस कॉन्सेप्ट का एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस। ऑनेस्टली ये उन कुछ मूवीज में से एक है जो आपको अपनी जर्नी में इतना इन्वॉल्व कर देती है, आप एंड तक इसके कैरेक्टर्स और उसके इमोशंस के साथ इन्वेस्टेड रहते हो। मूवी का रन टाइम 156 मिनट्स का है, जो कि सुनने में थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग और ह्यूमरस है, तो ये 156 मिनट्स की लेंथ एक्चुअली में उतनी लंबी फील नहीं होती। मूवी में थ्रू आउट कॉमिक रिलीफ मोमेंट्स भी है और इनके बारे में ये बात अच्छी है कि ये कहीं पे भी फोर्स नहीं लगते, बिल्कुल नेचुरल लगते हैं। और जो हेवी साइंस फिक्शन वाले कुछ सीन्स है या फिर हेवी इमोशनल जो सीन्स है उनके बीच में ये अच्छा खासा ब्रेक देते हैं और अच्छा खासा बैलेंस बना के रखते हैं। अब साइंस फिक्शन मूवी हो और अगर मैं बात ना करूं विजुअल्स की तो ये कैसे हो सकता है। तो विजुअल्स के बारे में मेरे पास एक ही शब्द है, स्टनिंग। स्पेस सीक्वेंसेस, एनवायरमेंट्स, लाइटिंग सब कुछ टॉप नॉच है। अब ऑफ कोर्स मेजर पार्ट ऑफ द मूवी जो है वो ग्रीन स्क्रीन पे ही शूट हुआ है, लेकिन फिर भी $200 मिलियन बजट के इस मूवी के विजुअल इफेक्ट्स उतने ही अच्छे हैं जितने किसी भी एक बिग बजट हॉलीवुड मूवीज के होते हैं। सो इस पॉइंट के लिए नो कंप्लेंट्स। रायन गॉसलिंग ने अपने ग्रेस के कैरेक्टर में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है, पूरे मूवी को अकेले ही कैरी करते हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट की उनके साथ मूवी में जो CGI एलियन दिखाया गया है जिसका मूवी में रॉकी नाम है, उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत कमाल की है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट में सैंड्रा हुलर का एक कैरेक्टर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस पूरे प्रोजेक्ट हेल मेरी की हेड वो होती है और उनका स्क्रीन प्रेजेंस मूवी को थोड़ी डेप्थ देता है, क्योंकि बाकी सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर जो है वो सब फॉरगेटेबल है। ये तीनों ही कैरेक्टर है जो मूवी में आपको याद रहेंगे। इस मूवी को डायरेक्ट किया है फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर ने। इन्होंने बहुत सारी मूवीज को प्रोड्यूस किया है
थोड़ी बहुत मूवी को राइट भी किया है और उससे भी कम मूवीज को डायरेक्ट किया है। राइटिंग में इनके नोटेबल वर्क्स अगर मैं बताऊं तो स्पाइडर वर्स की जो एनिमेटेड मूवीज है वो इन्होंने लिखी है। और एज अ डायरेक्टर इनके नोटेबल वर्क्स में आता है 21 और 22 जंप स्ट्रीट, जो कि मेरे वन ऑफ द फेवरेट कॉमेडी मूवीज में से आती है। और उन मूवीज में उनका जो ट्रेडमार्क ह्यूमर है वो हमें इस मूवी में भी देखने को मिलता है। भले ही मूवी में बहुत सारे फनी मोमेंट्स हैं, लेकिन साथ में मूवी में कुछ ऐसे भी सीन्स हैं जो कि जेन्युइनली इमोशनली आपको हिट करेंगे, और जब इसको आप स्क्रीन पे देखोगे तब आप उनसे कनेक्ट कर पाओगे और उन्हें फील करोगे। मूवी का बैकग्राउंड स्कोर भी काफी इंप्रेसिव है और सीन्स के मूड के हिसाब से परफेक्टली मैच करता है। अब अगर ऑनेस्टली थोड़ी निगेटिव चीजों के बारे में बात करें तो मूवी थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल लगती है। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मूवी का कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें ग्राउंड ब्रेकिंग या फिर एकदम ही नया ऐसा कुछ है नहीं। इसी वजह से स्टोरी थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल जरूर लगती है, लेकिन ये आपका एक्सपीरियंस खराब नहीं करती। और एक चीज जो मुझे मूवी देखते टाइम थोड़ी सी ऑफ लगी वो है ग्रेस और रॉकी, यानी कि एक ह्यूमन और एलियन के बीच का जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसे काफी हड़बड़ी में या फिर काफी फास्टली दिखाया गया है। अब आप इमेजिन कीजिए, एक ह्यूमन और एलियन का फर्स्ट टाइम कांटेक्ट हो रहा है। अब ह्यूमन जो है उससे इंग्लिश में बात कर रहा है और एलियन जो है उससे अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा है, जिसमें कुछ वर्ड्स भी नहीं है, वो बस साउंड फ्रीक्वेंसी के जरिए बात करता है। इन दोनों का कम्युनिकेशन जो है वो कितना कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन मूवी में वो इतना कॉम्प्लेक्स या फिर बहुत ही जल्दी दिखाया गया है कि वो एक दूसरे की लैंग्वेज समझ भी जाते हैं। तो वो सीन अगर थोड़े लंबे होते, मे बी अगर वो उनकी कम्युनिकेशन की जो प्रोग्रेस है उसे ग्रेस के फेशियल हेयर यानी कि उसकी बियर्ड या फिर बालों से डिनोट करते हैं, इतने दिन या फिर इतने महीने गुजर चुके हैं इन दोनों को परफेक्टली कम्युनिकेट करते हुए, तो वो और थोड़ा बिलीवेबल लगता। लेकिन मूवी में ऐसा कुछ नहीं है। मुश्किल से 2 या 3 सीन्स में ही वो दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना सीख जाते हैं, तो वो थोड़ा सा ऑफ जरूर लगता है। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? क्या आपने ये चीज मूवी देखते टाइम नोटिस की? मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट हेल मेरी मेरे ओपिनियन में एक हाईली एंटरटेनिंग, इमोशनल एंड एंगेजिंग साइंस फिक्शन मूवी है। ये अपने कंसेप्ट से ज्यादा अपने एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस पे शाइन करती है। अगर आप एक साइंस फिक्शन फैन हो, इमोशनल स्टोरी टेलिंग पसंद करते हो और एक फील गुड जर्नी वाइब वाली मूवीज देखना पसंद करते हो, तो प्रोजेक्ट हेल मेरी आपके लिए एक मस्ट वॉच है। लेकिन अगर आप इंटरस्टेलर या फिर 2000 अ स्पेस ओडिसी जैसा कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग, बिल्कुल ही नया कुछ देखने की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, तो आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट जरूर हो गए ये मूवी देख के। सो इसको माइंड में जरूर रखना। बाकी अब अगर मैं अपने इस मूवी के 4DX एक्सपीरियंस की बात करूं, कि मैं इस मूवी के 4DX एक्सपीरियंस से उतना इंप्रेस नहीं हुआ। जैसे कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें साइंस फिक्शन और स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है वो बस एक बेस है। ज्यादातर मूवी जो है वो इमोशनल ड्रामा पे ही फोकस करती है। तो मूवी के स्टार्टिंग के कुछ सीन छोड़ दिए जाए और मूवी का थर्ड एक्ट में कुछ सीन्स छोड़ दिए जाए, पूरे मूवी में बस डायलॉग्स ही है, तो वहाँ पे 4DX एक्सपीरियंस करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। कुछ सीन्स है जो कि 4DX का पूरा मजा देते हैं, जैसे वो स्पेसशिप वाले सीन्स हो गए या फिर स्पेस वॉक वाले कुछ सीन्स है, तो वहाँ पे डेफिनेटली मजा देता है। लेकिन ओवरऑल मूवी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल ही चलती है। बीच बीच में आप भूल भी जाओगे कि आप 4DX मूवी देख रहे हो। अगर आपके पास ऑप्शन है कि 4DX मूवी देखे या फिर 3D देखे, तो मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगी कि आप 3D या फिर नॉर्मल शोज़ भी देखें, 4DX में मत इन्वेस्ट करें। दैट वाज फ्रॉम माय साइड। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आपने अगर प्रोजेक्ट हेल मेरी देखी है तो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही में ऐसे ही किसी सिमिलर मूवीज़ की आपके पास रिकमेंडेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।